हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो चलिए पढ़ते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। श्रीलंका एक आज़ाद देश बना 1948 में, यानी भारत के आज़ादी के ठीक 1 साल बाद श्रीलंका का इंडिपेंडेंस हुआ। द लीडर्स ऑफ Sinhala community sought to secure dominance on government by the virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy. तो जो आप लोग ने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जो हमारे श्रीलंका में 2 तरह की कम्युनिटीज़ थी। पहली थी हमारी सिन्हाला कम्युनिटी, दूसरी थी हमारी तमिल कम्युनिटी। तो सिन्हाला कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी 74% से और तमिल कम्युनिटी की माइनॉरिटी थी जो कि थी 18% की। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो सुप्रीमेसी थी हमारी, यानी जो मेजॉरिटी थी, जाहिर सी बात है जिसकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके लीडर्स भी ज़्यादा होंगे, यानी उस कम्युनिटी से ज़्यादा लोग इलेक्ट किए जाएंगे। तो वैसा ही था श्रीलंका में। क्या हुआ, जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग श्रीलंका में सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करेंगे, यानी सिन्हाला सुप्रीमेसी को लाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने श्रीलंका में सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया और तमिलियंस को दबाने की कोशिश की। तो वो लोग सिन्हाला सुप्रीमेसी को लाने के लिए उन्होंने अपने मेजॉरिटी की पावर, यानी उनकी मेजॉरिटी थी तो उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के दम पर, अपने मेजॉरिटी के पावर पर तमिलियंस को दबाने की कोशिश की और सिन्हाला को उठाने की कोशिश की, सिन्हाला को ऊपर लाने की कोशिश की और सिन्हाला को वहाँ की मेन कम्युनिटी बनाने की, मेन लैंग्वेज बनाने की, वहाँ पे सिन्हाला को हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश की और उन्होंने तमिलियंस को दबाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने हर एक कोशिश की सिन्हाला को आगे बढ़ाने के लिए। तो 1956 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिन्हाला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। आफ्टर दिस, वन आफ्टर अनदर डिसीजंस वर टेकन इन फेवर ऑफ सिन्हाला। अब ये तो हो गया लैंग्वेज की बात। अब उसके बाद भी ये लोग रुके नहीं। इन्होंने सिन्हाला को ऊपर उठाने के लिए, सिन्हाला को मेजर पावर बनाने के लिए इन्होंने सिन्हाला को हर एक फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश की, हर एक चीज़ को दिलाने की कोशिश की ताकि सिन्हाला को हर एक तरह की चीज़ मिले और वो लोग आगे उठ कर आए और वो लोग हमेशा, मतलब कि उसकी मेजॉरिटी हमेशा कायम रहे, वो लोग हमेशा, उन लोग के पास हमेशा पावर रहे। इस बात से तमिलियंस को बड़ा दुख होना भी चाहिए क्योंकि उनकी परसेंटेज जो थी वो 18% थी। उनकी माइनॉरिटी है, इसमें उनकी गलती नहीं है। अगर वो तमिल बोलते हैं तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो तमिलियंस को बड़ा बुरा लगा कि ये सिन्हाला को इन्होंने ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बना दिया। उनको तमिल को भी बनाना चाहिए था ना, उनको तमिल को साथ में लेकर चलना चाहिए था ताकि सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी आपस में अच्छे से रहें, आपस में अच्छे से उनमें प्रेम हो। पर ऐसा तो था नहीं। उन्होंने सिन्हाला को आगे बढ़ाने की कोशिश की और तमिलियंस को दबाने की कोशिश की। तो तमिलियंस को भी अब दबना तो था नहीं तमिलियंस को। तमिलियन ने भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल्स किए ताकि तमिलियंस को भी वो राइट मिले जो सिन्हाला को मिलते थे। सिन्हाला को हर जगह, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होता था। वही जो तमिलियंस थे उनको वही नुकसान होता था, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे जो सिन्हाला सुप्रीमेसी को मिलते थे। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles of Tamil as an official language, but their demand was denied. In 1980s, they demanded equality. श्रीलंकन तमिल्स, हमने जैसा पढ़ा था कि तमिलियंस को भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला थे श्रीलंकन तमिल्स, दूसरे थे इंडियन तमिल्स। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे
जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया कि तमिल को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे सिन्हाला को बनाया गया वैसे भी तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो श्रीलंका के जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर वो तमिलियंस को भी दे देते तो फिर क्या फ़ायदा रहता सिन्हाला सुप्रीमेसी होने का। उनको क्या बेनिफिट्स मिलते कि हाँ हम सिन्हाला सुप्रीमेसी हैं। उन्होंने मेजॉरिटी को ज़्यादा फोकस किया, ना कि तमिलियंस के बेनिफिट्स का उन्होंने सोचा। तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल्स किए ताकि तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बने, पर ऐसा नहीं था। बट देयर डिमांड वाज डिनाइड। उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो डिमांड थी लीडर्स ने उनको साफ इनकार कर दिया। इन 1980s दे डिमांडेड इक्वालिटी। 1980s में इंडिपेंडेंस कब हुई? 1948 में। 1980s में कुछ साल बाद 1980s में उन्होंने इक्वालिटी की डिमांड की कि सिन्हाला को जो बेनिफिट सिन्हाला को मिलते हैं वो बेनिफिट हमें भी मिलने चाहिए। हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग तमिल बोलते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग तमिल कम्युनिटी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम सिन्हाला हो, तुम मेजॉरिटी हो तो तुम्हें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि तुम तमिल को भी आगे लेकर के चलो, तमिल को भी तुम साथ लेकर चलो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो भी है इक्वालिटी, जहाँ पर भी इक्वालिटी रहती है वहाँ पर हमेशा सभी चीज़ें अच्छी तरह से बैलेंस होकर चलती है। पर जहाँ पे मेजॉरिटी की बात आ जाती है, सुप्रीमेसी की बात आ जाती है, बढ़ावे की बात आ जाती है, वहाँ पर प्रोटेस्ट होना ही है। दिस डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू अ सिविल वार। तो अब ये जो आपस में बहस चल रही थी, जो तमिल सिन्हालास को बोल रहे थे कि हमारी भी कुछ सुप्रीमेसी करो, हमें भी कुछ बेनिफिट्स दो, तो ये जो डिस्ट्रस्ट चल रहा था वो लोग इसे मान नहीं रहे थे, यानी एक डिस्ट्रस्ट था, विश्वास उन पर का हट गया था, डिस्ट्रस्ट हो गया था। तब वो क्या कर रहे थे, अब ये जो डिस्ट्रस्ट था ये तमिल्स का सिन्हाला के ऊपर, अब ये जो हो जाता है वो सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज सिविल वार? सिविल वार होता है सामाजिक लड़ाई। जब दो समाज के बीच में, जब कोई दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो रिलीजन्स के बीच में, दो कास्ट के बीच में जब लड़ाई होती है या समझे अपने हक की बात आती है तो उसे हम सिविल वार कहते हैं। सिविल वार यानी कि अपनी हक की लड़ाई जब हम कह सकते हैं, हमारी हक की लड़ाई जब होती है उसे हम सिविल वार कहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रस्ट था वो जल्दी ही सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है। इट एंडेड इन 2009। ये स्टार्ट कब हुआ ये सिविल वार? इन्होंने प्रोटेस्ट कब से स्टार्ट किया था? 1980 से, और ये चलते एंड कब हुआ? 2009 में। इट एंडेड इन 2009। ये जो डिस्ट्रस्ट था जो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, ये सिविल वार कई सालों तक चला जो एंड हुआ 2009 में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने पढ़ लिया कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब आपको इस टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का क्या मतलब होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि श्रीलंका में किस तरह की पावर शेयरिंग अडॉप्ट हुई, मेजॉरिटी के दम पर पावर शेयरिंग अडॉप्ट हुई। यानी जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी उसको ज़्यादा पावर मिली और जिसकी माइनॉरिटी थी उसको कम पावर मिली या न के बराबर पावर मिली। जिसकी मेजॉरिटी थी उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, जिसकी माइनॉरिटी थी उसको कम बेनिफिट्स मिले या बेनिफिट्स मिले ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो हम ये समझ सकते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म जहाँ पर आया वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ सिविल वार क्रिएट हो गया था, सिविल वॉर क्रिएट हो गया था मेजॉरिटेरियनिज्म, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा हो जाता है दूसरा छोटा हो जाता है, और वो भी लेवल्स में छोटा नहीं हो जाता है, ये हो जाता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के तौर पर। यानी कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको अगर हम मेजॉरिटी देंगे तो माइनॉरिटी वाले को ज़रूर दुख होगा ही। माइनॉरिटी वाले भी सोचेंगे कि हम क्यों पीछे रहे, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमें भी तो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इसी के कारण ये सिविल वॉर क्रिएट होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेल्जियम में किस तरह की पावर शेयरिंग हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।